अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है बेटा आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा हम 5 मिनट बाकी स्टूडेंट्स को वेट करेंगे, फिर हम 45 मिनट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मिस आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। अच्छा वेट। अच्छा जी, अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? अस्सलाम वालेकुम। मेरी सईद बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी सईद, जी मैम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। बहुत कम आ रही है। अब बेहतर है? अब बेहतर है? जी जी मैम। ठीक है, सही है। हम 5 मिनट वेट करेंगे बाकी स्टूडेंट्स का, फिर हम 5 मिनट बाद सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जी मैम। जी मैम, ठीक है।
लेट्स स्टार्ट द सेशन। आप तीनों को मेरी आवाज़ आ रही है? ऑन बेटा, आपके मेरे ख्याल से हेडफोन्स में कोई मसला है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही थी। Yes, ऑन, कैन यू हेयर मी? हेलो? yes मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, बाकी दो स्टूडेंट आई डोंट नो। खैर, अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं एज यू नो कि आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स का कोर्स है, तो हम पहले से फॉर्मेट की बात कर लेते हैं इनिशियली, फिर हम लेक्चर प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी क्लास का पैटर्न ये होगा कि वीक में आपकी 4 क्लासेस हैं, मतलब 2 क्लासेस आपकी मंडे को हैं, 2 क्लासेस आपकी थर्सडे को हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से लेके चलेंगे कि हम जो है वो जब भी आप सेशन स्टार्ट होगा, आप सेशन ज्वाइन करेंगे और आपको विदिन 5 मिनट्स पहले के शुरू के 5 मिनट में, जैसे 1:40 पे आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1:45 है, ठीक है। आप शुरू के 5 मिनट में सेशन ज्वाइन करेंगे और उसके ज्वाइन करने के बाद आप जो है वो यहाँ पे चैट बॉक्स में, ठीक है, ये जो इस जूम मीटिंग का जो चैट बॉक्स है, यहाँ पे आप अपने नेम एंड रोल नंबर मेंशन कर देंगे, ठीक है। आप एक दफ़ा यहाँ पे रोल नंबर और नेम मेंशन कर देंगे तो वो मेरे पास सेव हो जाएगा और वो एज अ रिकॉर्ड मेरे पास अटेंडेंस काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू के फर्स्ट 5 मिनट्स में वेट करूँगी सारे बच्चों का 1:45 तक, ठीक है, जब तक मैं लेक्चर स्टार्ट नहीं करूँगी और आप आके आएंगे अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे, देन आई विल स्टार्ट द लेक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेके चलेंगे और उसके बाद जो है वो हम पैटर्न हम इस तरीके से रखेंगे कि भाई हम आपके जो क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, अभी देखो यूनिवर्सिटी खुलने का कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो आपके जो अगर तो यूनिवर्सिटी खुल जाती है तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें आपकी फ़िज़िकल होंगी, ठीक है। और अगर इन केस यूनिवर्सिटी नहीं खुलती है, सही है, तो हम जो भी हमारे क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स होंगे, सही है, वो मैं एलएमएस पे अपलोड करूँगी और आई लेट यू नो द डेडलाइंस, ठीक है। तो आपको मैं डेडलाइंस बता दूँगी, आप उस डेडलाइंस के हिसाब से अपने क्विज़ेज़ असाइनमेंट्स सबमिट करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत कम होता है कि मैं सरप्राइज़ क्विज़ेज़ देती हूँ, ठीक है, मैं सरप्राइज़ क्विज़ेज़ बहुत एक आध कोई रेयरली क्विज़ आपका सरप्राइज़ हो गया तो हो गया, अदरवाइज़ मैं क्विज़ अनाउंस लेती हूँ कि हाँ भाई मैं कल की क्लास में क्विज़ दूँगी, तो आपको पता होगा कि आपका क्विज़ है, ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी भी रीज़न की वजह से इंटरनेट इशू हो या इलेक्ट्रिसिटी इशू हो या किसी भी कोई भी तरह की आपके पास मसले मसाइल हो, कोई भी जेन्युइन रीज़न हो, ठीक है, और आप क्लास नहीं ले पा रहे हैं या क्विज़ अटेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप मुझे उसी दिन, जैसे आज आपकी लाइट गई हुई है या नेट नहीं चल रहा, ठीक है, तो आप उसी दिन के अंदर मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि मिस मैं जो हूँ वो इस रीज़न की वजह से, आपका जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आप उस पर पोस्ट कर देंगे मैसेज कि मैं इस वजह से मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाया, ठीक है। अगर तो आपका जेन्युइन रीज़न होगा तो मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूँगी, ठीक है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, बी ऑनेस्ट, ठीक है, मुझे ऑब्वियसली आपकी मैं ज़बान पे भरोसा करूँगी, और हाँ, ये प्रैक्टिस कंटिन्यूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते में 2 दिन क्लास हो रही है तो आप दोनों दिन ही बहाने बना रहे हो, ठीक है। अगर बहुत रेगुलरली ये होने लगा फिर मैं आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूँगी, ठीक है। तो आप उसका कोई सोल्यूशन निकाल लेना, अगर आपके घर में लाइट का इशू है या इंटरनेट का इशू है तो आप डेटा पैकेज करवा लो, ठीक है। तो आप उसका कोई सॉल्यूशन निकाल लेना, लेकिन बहुत कंसेक्यूटिव ये इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, एक आध दिन ऐसा मसला आया तो आई विल मार्क योर अटेंडेंस, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक बात और मैं क्या कहने वाली थी, हाँ, एक बात और ये कि आपकी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप जिन लोगों के पास लिंक नहीं है, तो मैं अभी क्लास के बाद जो है वो आपको का जो लिंक है ग्रुप का, इनविटेशन लिंक, वो मैं आपके एलएमएस पे अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। अच्छा,
दूसरी बात ये कि आपके रजिस्ट्रार की तरफ से मैसेज आया है कल, आई गेस हाँ कल आया था कि आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो हो सकता है फिजिकल स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। बहुत मतलब कमिंग मंथ और या इन कमिंग वीक, मेरे ख्याल से तो मे बी जुलाई तक ऑन हो जाए, ठीक है। बट अगर क्लासेस नहीं भी स्टार्ट होती तो आपके मिड टर्म्स और फाइनल्स वो फिज़िकल ही होंगे, ठीक है। आपके मिड टर्म एग्ज़ाम भी फिज़िकल ही होंगे, मतलब यूनिवर्सिटी में होंगे ऑन कैंपस, और आपके फाइनल एग्ज़ाम भी यूनिवर्सिटी में होंगे और ऑन कैंपस, ठीक है। तो आपके पेपर्स दोनों जो है वो ऑन कैंपस होंगे। अब यूनिवर्सिटी खुलती है या नहीं खुलती इस बारे में ओबियसली आपको बता दिया जाएगा, और आपको पता चली जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से वो जो भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं अब इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स की कोर्स आउटलाइन की, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों के पास? कोई मुझे मैसेज बता दो लिख के कि स्क्रीन विजिबल है, ठीक है, सही है, फाइन। अच्छा जी, अकॉर्डिंग दिस इज योर कोर्स आउटलाइन एंड अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास ऑब्वियसली 3 CLOs हैं, ठीक है, और उन तीनों CLOs को वन बाय वन हम जो है वो स्टडी करेंगे, सही है। उसके बाद हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, जो पार्ट आप लोगों के काम का है, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके की है कि आपके असाइनमेंट्स के ऑन टोटल आपके 20 मार्क्स होते हैं, ओ सॉरी 20 मार्क्स बोल रही हूँ, आपके असाइनमेंट के ऑन टोटल 15 मार्क्स होते हैं, ठीक है। आपके क्विजेस के आपके पास 10 मार्क्स होते हैं, और आपका जो मिड टर्म है उसके आपके पास 25 मार्क्स होते हैं, और आपके पास फाइनल एग्ज़ाम जो है वो 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट पे लिखा हुआ है कि असाइनमेंट आपका CLO 1 से एक असाइनमेंट होगा, CLO 2 से 2 असाइनमेंट्स होंगे, और CLO 3 से 2 असाइनमेंट्स और एक CAP होगी, ठीक है। इस तरह क्विज भी CLO 1 से एक क्विज, CLO 2 से 2 क्विजेज और CLO 3 से भी 2 क्विजेज, इस तरीके से आपके पास ये पैटर्न चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो हम ज़ाहिर ग्रेजुअली इस चीज़ों को देखते रहेंगे, आपको अभी तो इसमें कुछ ऐसे देखने वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है, बुक जो हम फॉलो करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक है, सही है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट 3rd एडिशन है, और ये है डेविड ए बेल का, ठीक है। तो ये बुक मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में मौजूद है, तो मैं आपके LMS पे अपलोड कर दूँगी आज ही इसको, सही है। तो आप वहाँ से इस बुक को अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को इन फ्यूचर हार्ड कॉपी में चाहिए हो तो ये मार्केट में मिल जाती है आराम से, ठीक है। तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। पर फॉर द टाइम बिंग आपको जब तक हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो हमें ज़ाहिर है हार्ड कॉपी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आई शेयर द सॉफ्ट कॉपी, तो आप उसके थ्रू इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, बुक मैं फॉलो करूँगी, बिल्कुल फॉलो करूँगी, और बुक की सीक्वेंस भी फॉलो करूँगी, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमारे कोर्स में इंक्लूडेड हैं जो बुक में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो फॉर दोज टॉपिक मैं जो हूँ वो अलग डॉक्यूमेंट्स यूज़ करूँगी, ठीक है। और उन टॉपिक्स के लिए ऑब्वियसली मैं वो टॉपिक्स आपको अपने पास से पढ़ाऊँगी, और मैं फिर वो जिस डॉक्यूमेंट से मैं पढ़ा रही हूँगी वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको शेयर कर दूँगी, तो आपको ताकि रिविज़न करने में आसानी हो, ठीक है। जो टॉपिक मैं आपको बुक से पढ़ाऊँगी वो मैं आपको बता दूँगी, हाँ भाई ये टॉपिक बुक में मौजूद है और ये इस चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है। और जो टॉपिक मैं बुक से नहीं बताऊँगी पढ़ाऊँगी वो भी मैं आपको बता दूँगी कि हाँ भाई दिस इज़ नॉट इन द बुक, तो मैं आपको जो हो वो उसकी जो भी रेफरेंस फाइल होगी वो आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोर्स को लेके चलेंगे, और आई होप यहाँ तक आप में से किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप उससे डिस्कस कर लो, ठीक है। अच्छा, आपकी लैब सर अनस करवा रहे हैं प्रोबेबली, और आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ़ यू आर रजिस्टर्ड इन द लैब। तो कौन कौन रजिस्टर्ड है लैब में, या सिर्फ थ्योरी पास है, थ्योरी लिए लैब पास है?
आप तीनों में से कौन कौन सर लैब में? मैंने लिया हुआ है लैब लैब में। उमैर आपने? यस मैम, मीर ने भी लिया हुआ है। मीन ने भी यस लिया। मैम, मैंने भी लिया है। बट अच्छा। मैम हमें कोई लिंक नहीं मिला अब तक, ना ही किसी ने कांटेक्ट किया। मैंने सर समीर को भी मैसेज किया था कि प्लीज हमें बता दें कि मैम हमारी तो थ्योरी है। एलएमएस पे भी मैम कोई वो नहीं आया अब तक अपडेट। अच्छा, ऑन आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं और मी सईद और उमैर की लैब भी है, ठीक है। अच्छा उमैर, मैं आपके टीचर से, सर अनस इफ्तिखार आपकी लैब करवाएंगे, ठीक है। और मैं आपके टीचर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, पता करती हूँ कि लैब आपकी कब से स्टार्ट होगी। तो यस मैम, स्केड्यूल ओनली थ्योरी है। स्केड्यूल कब से है उमैर आपकी? डे क्या है लैब का स्केड्यूल के लिहाज से? याद है दे किस दिन? मैम वेडनेसडे को कल थी, बट कोई मैसेज नहीं आया था, तो उसके अलावा वेडनेसडे को ही एक दिन होती है बस। अच्छा, वेंसडे को होती है, ठीक है। चलो मैं बात करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी जैसे भी होगा। अच्छा जी, तो खैर लैब आपके जो भी टीचर करवाएगा ऑब्वियसली वो कंटिन्यू कर ही रहेंगे सर, नेक्स्ट वीक से, इस वीक नहीं भी हुई तो। और हो सकता है आपकी लैब्स फिजिकल भी हों, ऑन कैंपस हों, आपको वो भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अच्छा लैब, और ऑब्वियसली हर कोर्स में ही आपने ये देखा होगा कि ऐसा होता है कि आपकी लैब और थ्योरी जो है वो पैरेलल, मतलब साथ नहीं चल रही होती हैं, आगे पीछे चल रही होती है। जो टॉपिक आप थ्योरी में पहले पढ़ चुके हो तो वो लैब में जो है वो समटाइम बाद में आता है, या जो टॉपिक आप थ्योरी में बाद में पढ़ते हो वो लैब में पहले आ जाता है। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। लेकिन हाँ, जो भी टॉपिक्स आप थ्योरी में पढ़ोगे, जो भी सेंसर्स के बारे में आप थ्योरी में पढ़ोगे, वही कॉन्सेप्ट्स आपके लैब में आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे होगे, ठीक है। तो इसके हवाले से जो भी फिर आपको ज़ाहिर है लैब टीचर आपको इंट्रोडक्शन दे देगा, अगर आपको वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा हुआ, और अगर मैंने पहले पढ़ाया हुआ तो आपको उसमें हेल्प हो जाएगी। इस तरीके से कोर्स, कुछ टॉपिक्स आपके मैप हो जाएंगे, साथ साथ कुछ नहीं होंगे। तो ये इसी तरीके से चलेगा आपका, ठीक है। अच्छा हम स्टार्ट करते हैं अब आज का लेक्चर प्रॉपर, ठीक है। आज का जो आपका टॉपिक है वो मैं आपके बुक से ही आपको पढ़ा रही हूँ, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं आपका जो पहला टॉपिक चैप्टर है दैट इज़ यूनिट्स, डायमेंशन एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स का कोर्स हम पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली ये है क्या, ठीक है। तो आपके पास जिसका नाम है उसी से ज़ाहिर हो रहा है कि भाई हम मुख्तलिफ़ तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। हम मुख्तलिफ़ तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम मुख्तलिफ़ तरीके की मेजरमेंट्स कर सकते होंगे, ठीक है। हम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स भी देखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स भी देखेंगे कि भाई किस किस तरीके से मेजरमेंट्स की जाती हैं, और किस किस तरीके, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या यूनिट्स यूज़ होते हैं उसमें, ठीक है। हम किस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं, यूनिट कन्वर्जन हम किस तरीके से करते हैं। और आपके पास मुख्तलिफ़ तरह के इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, सेंसर्स क्या होते हैं, और अलग अलग तरीके की क्वांटिटीज़ को किस किस सेंसर से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट जो आप पढ़ते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स आप देखते हैं लाइक वोल्ट मीटर और एम मीटर वगैरह, ये एक्चुअली ये बनते कैसे हैं, इनकी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, ये सेंसर्स जितने हम पढ़ते हैं ये किस तरीके से बनते हैं, इनके अंदर ऐसा क्या होता है जो ये इस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आप सिंपल सी बात है, एक थर्मोमीटर है, आपने देखा हुआ है थर्मोमीटर टेम्परेचर सेंसर्स है, ठीक है। इस तरीके से आपने और वो टेम्परेचर सेंसर्स भी होते हैं तो ज़ाहिर देखे होंगे। तो ज़ाहिर है सबका अपना वर्किंग क्राइटेरिया अलग अलग होता है, ठीक है। थर्मोमीटर भी एक टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। थर्मोस्टेट भी एक टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। और आपके पास आरटीडी भी एक टेम्परेचर सेंसर है। लेकिन सबकी अलग अलग तरीके की इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है, और सबके मतलब मेजर करने का अंदाज, मतलब वे ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो कौन किस फिनोमेना, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स किस फिनोमेना पे काम करते हैं, हम ये सारी चीज़ें इस कोर्स में देखेंगे, ठीक है।
सबसे पहले हम आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोर्स आपका मोस्टली थ्योरेटिकल है, ठीक है। आपके कोर्स में जो है वो ज़्यादातर थ्योरी है। सेंसर्स हम जितने पढ़ेंगे ज़्यादातर उसमें थ्योरी है। कुछ सेंसर्स ऐसे हैं या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स इंक्लूड होंगे, ठीक है। पर मोस्टली हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ही इसमें पढ़ रहे होंगे। ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, आसान कोर्स है, ठीक है। अगर समझने की कोशिश करो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले पढ़ के आए हो, ठीक है। शुरू की क्लासेस में आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो शुरू में इनिशियली ऐसा है, कोर्स टॉपिक्स इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। और ग्रेजुअली आपके पास सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, तो आई होप आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना मुश्किल कोर्स नहीं है, अगर समझ के पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, मैं पढ़ा रही होती हूँ, सही है, हमेशा हम यही करेंगे। मैं बोल रही हूँ और आपको ड्यूरिंग द लेक्चर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो आपके पास जूम पे एक ऑप्शन होता है हैंड रेस का, ठीक है। आप हैंड रेस करो, मैं फिर आपकी तरफ जैसे ही मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँगी, मैं आपका हैंड रेस देखूँगी, तो मैं आपका जो भी सवाल होगा उसे एंटरटेन कर लूँगी, ठीक है। या अगर आप चाहते हो कि आप मैसेज बॉक्स में लिख के सवाल करना चाहो, तो आप मैसेज बॉक्स में लिख दो, तो मैं जैसे ही उसे रीड करूँगी मैं आपके क्वेरी का आंसर दे दूँगी, ठीक है। तो अच्छा जी, इस तरीके से ये सारी बातें हो गई। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ यूनिट डायमेंशन एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अच्छा जी, एज द नेम शोज, ठीक है, कि भाई यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब पहले ज़माने में चीज़ें स्टार्ट हुई और ये सारी चीज़ें मेजरमेंट्स को स्टार्ट किया गया, ठीक है, उस दौर में कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं हुआ करते थे, ठीक है। लोग जो है वो मुख्तलिफ तरीके की चीज़ों को किसी रेफरेंस के ज़रिए जो है वो मेजर किया करते थे। किस तरीके से, कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि भाई पहले डिस्टेंसेस को सॉरी, ओके, पहले डिस्टेंसेस को किस तरह से, आज तो आपके पास यूनिट्स हैं, आप मेजर करते हो, भाई मीटर्स है, ये इतने मीटर है, ये इतने किलोमीटर है, ठीक है। आप आराम से जो है वो डिस्टेंस को मेजर कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, पहले ज़माने में क्या होता था, डिस्टेंस कोई स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं थे, तो डिस्टेंस किस तरीके से मेजर किए जाते थे कि वो नंबर ऑफ डेज में मेजर किए जाते थे, ठीक है। फॉर सपोज़ किस तरीके से कि भाई यहाँ से फॉर सपोज़ कोई बंदा जा रहा है ट्रैवल करके, यहाँ से वो जा रहा है इंडिया, ठीक है। तो वो फिर जो है वो उसको कैलकुलेट होते थे कि भाई यहाँ से इंडिया जाने में कितने घंटे और कितने दिन लगे, ठीक है। तो वो उतने दिन और इतने घंटे को एज अ डिस्टेंस काउंट किया करते थे, ठीक है। फॉर सपोज़ यहाँ से इंडिया जाने में पहले ज़्यादा बाय रोड ट्रैवल किया करते थे लोग, और उस ज़माने में आपके पास ये बाय ट्रेन और बाय एयर का सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो वो अपनी सवारियों पे, जो भी उनकी ऊँट होते थे या जो भी सवारियाँ होती थी, उस पे बाय रोड ट्रैवल किया करते थे। तो इस तरीके से फिर जो है वो होता था कि हाँ भाई, यहाँ से फॉर सपोज बाय रोड इंडिया जाने में 3 दिन लगे, ठीक है। तो वो मेजर करते थे कि भाई 3 दिन का डिस्टेंस है वहाँ पे, ठीक है, यहाँ से इंडिया का 3 दिन का डिस्टेंस है, ठीक है। और ये फॉर सपोज यहाँ से सऊदीया जाने में 4 दिन लगे, तो ये होता है भाई यहाँ से सऊदीया का 4 दिन का डिस्टेंस है। इस तरीके से मेजरमेंट्स की जाती थी, ठीक है। कोई लिक्विड मेजर करना होता था, तो किस तरीके से मेजर करते थे कि वो बकेट से, जो बकेट्स होती हैं, बाल्टियाँ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसके ज़रिए वो मेजर करते थे कि भाई हाँ, ये हम जैसे रहते हैं ना 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, वो इस तरीके से नहीं, वो कहते थे 1 बकेट 2 बकेट 3 बकेट, इस तरीके से, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई स्टैंडर्ड्स नहीं थे, कोई यूनिट्स नहीं थे, तो इस तरीके से जो है वो चीज़ें मेजर की जाती थी, ठीक है। किसी चीज़ की लेंथ मालूम करनी होती थी कि हाँ भाई कितनी लंबी है कोई चीज़, तो उसको हाथ से मतलब जो है वो मेजर किया जाता था कि भाई 1 हाथ के बराबर है, 2 हाथ के बराबर है। ये जो हमारा मतलब हैंड होता है, इसके अकॉर्डिंगली इसको मेजर किया जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास ज़ाहिर है कोई स्टैंडर्ड्स नहीं थे, तो इस तरीके से चीज़ों को यूज़ किया जाता था, ठीक है। फिर जैसे जो है वो चीज़ें बढ़ती गई आगे, सही है, और इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ते गए,
फिर आपके पास इंटरनेशनल ट्रेडिंग शुरू हुई, सही है, कि पूरी दुनिया में लोग मतलब चीज़ें एक जगह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो है वो ट्रेडिंग की जाती थी, ठीक है। तो ज़ाहिर है फिर आपके पास उस वक्त जो है वो स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हुआ ये कि हर जो इलाका था, हर रीजन के जो लोग थे वो अपनी अपने हिसाब से चीज़ों को मेजर किया जाता था, कोई स्टैंडर्ड नहीं थे, ठीक है। वो अपने हिसाब से चीज़ों को मेजर करते थे और अपने उनके बनाए हुए रूल्स थे, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही जो है वो इंटरनेशनली ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो फिर ये हुआ कि भाई एक ही रूल सब में फॉलो होने चाहिए, ठीक है। फॉर सपोज कि मैं ये कह रही हूँ कि भाई हम यहाँ से जो है वो क्या कहते हैं, इंडिया जो है, फॉर सपोज हम यहाँ से अनियंस जो है वो इंडिया भेज रहे हैं, ठीक है। अब हमारे हिसाब से हमने जो है वो 10 केजीज अनियंस भेजी, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। मैंने 10 केजीज अनियंस भेजी, ठीक है। अब मेरा 10 केजी जो है वो जो स्टैंडर्ड है वो उनके भी 10 केजी के बराबर होना चाहिए जब भी मैं उनसे प्रॉपर ट्रेडिंग करूँगी, ठीक है। अगर वो 10 केजी को कुछ और कहते हुए, ठीक है, उनका 10 केजी बराबर हुआ ग्राम के, ठीक है, तो मुझे ट्रेड करने में मसला होगा, ज़ाहिर है उनके स्टैंडर्ड्स अलग हैं, उनकी मेजरमेंट्स अलग हैं, मेरी मेजरमेंट्स अलग हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड एक हमारे लिए ज़रूरी होना चाहिए कि कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसकी वजह से जो है वो आपके पास फिर स्टैंडर्ड यूनिट बनना शुरू हुए, ठीक है। जब आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट बनना शुरू हुए तो उसके बाद आपके पास जो चीज़ मतलब जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना, ठीक है, उसको एसआई यूनिट्स बोलते थे, ठीक है। और एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड से निकला है, ठीक है। और ये था सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम्स इंग्लिश में अगर आप बोलो तो एसआई यूनिट्स आर द इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स, ठीक है, जो आपके पास वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में एक जैसे यूनिट्स यूज होते हैं, ठीक है। जिसके लिए हम क्या कहते हैं कि भाई MKS सिस्टम भी कहा जाता है इसको। जैसे हम कहते हैं कि भाई हम लेंथ के लिए मीटर्स यूज़ करते हैं, पूरी दुनिया में लेंथ के लिए मीटर्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। मास के लिए या वेट के लिए किलोग्राम यूज़ होता है, ठीक है। और टाइम के लिए सेकेंड्स यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो है ये स्टैंडर्ड्स बने, सही है। और फिर ऑब्वियसली इसके सब यूनिट्स भी बने, जैसे हम जो है वो क्या कहते हैं, अब इसके किलोग्राम से फिर ग्राम बना, ठीक है, मिलीग्राम बना, सही है। तो इस तरीके से फिर इसके जो है वो सब यूनिट्स भी बनते गए, सेकंड से मिली सेकंड बना, माइक्रो सेकंड्स बना, ठीक है। तो इस तरीके से इसके जो है वो सब यूनिट्स भी आपके पास बनते रहे और जिस हिसाब से आपके पास ज़रूरत हुई, ठीक है। अच्छा जी, और इन्हीं बेसिक्स यूनिट्स को यूज़ करके हम मुख्तलिफ और चीज़ों के यूनिट्स ड्राइव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एरिया है, ठीक है। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया के लिए आपके पास क्या होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास जैसे आपके पास वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपके पास उसका एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन्हीं बेसिक यूनिट से, ठीक है, आपके पास इन्हीं एसआई यूनिट से MKS सिस्टम से मजीद सब यूनिट ड्राइव होते गए, ठीक है। फिर जो है वो ये किलोग्राम ग्राम को 10 की नोटेशंस में शो किया जाने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्रेजुअली आगे बढ़ते रहे और हमारी चीज़ें डेवलप, सिस्टम डेवलप होता गया, ठीक है। इसके बाद आपके पास मुख्तलिफ यूनिट डिस्कस किए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपके पास फोर्स का यूनिट आपको पता है क्या होता है, न्यूटन होता है, सही है। फोर्स का यूनिट, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसके अगर आप इसके हिसाब से निकालो तो आपके पास क्या बनेगा, मास किसके बराबर होता है, किलोग्राम के, ठीक है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इसका टोटल यूनिट क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरे यूनिट को, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किसके इक्विवेलेंट कहा गया, न्यूटन के इक्विवेलेंट कहा गया, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई आपके पास ये न्यूटन के इक्विवेलेंट है, सही है। अच्छा जी, एक बार मेरे पास अभी वो आ गई है नोटिफिकेशन,
ये आपके पास लाइसेंस वर्जन यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे नहीं दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास ये लाइसेंस वर्जन नहीं है मेरे पास। तो 10 सेकेंड में आपके सॉरी 10 मिनट में ये मीटिंग आपके पास एंड हो जाएगी, ठीक है। 10 मिनट में ये मैं कोशिश करती हूँ ये वाला टॉपिक आपके पास 10 मिनट में कवर कर दूँ। जैसे ही 10 मिनट में ये मीटिंग ख़त्म होगी, फिर हम जो है वो क्या कहते हैं, हम दोबारा इसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मीटिंग दोबारा रिज्यूम हो जाएगी। या बल्कि इस लिंक पे दोबारा क्लिक मत करना, हमारा जो दूसरा सेशन है, दूसरा लिंक मैं व्हाट्सएप के साथ शेयर कर देती हूँ, वो 2:40 पे वो स्टार्ट होगा, तो हम 2:40 पे दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे इसे, ठीक है। ये 10 मिनट जब ख़त्म होंगे तो फिर हम 2:40 से दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपके पास वर्क का यूनिट भी देखा गया कि वर्क का यूनिट क्या होता है। वर्क का यूनिट आपके पास जूल होता है, ठीक है। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर बन जाएगा। न्यूटन मीटर मिला के क्या बन गया, जूल बन गया, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग नाम अलग अलग यूनिट्स को दिए गए, ठीक है। एनर्जी के लिए का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट सेम होता है आपके पास वर्क जैसा, ठीक है। पावर का यूनिट आपके पास क्या होता है, पावर का यूनिट होता है आपके पास वॉट, ठीक है। आपने सबने यूज़ किया हुआ है, वॉट कहते हैं, WATT वॉट, ठीक है। और अच्छा जी, ये आपके पास कुछ बेसिक यूनिट डिस्कस किए थे। तो उसके बाद इन्होंने साइंटिफिक नोटेशंस डिस्कस की है, ठीक है, कि साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती है। फॉर सपोज हमारे पास वैल्यू होती है कि भाई 1000 मीटर है, ठीक है। 1000 मीटर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई 1000 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम 1000 को 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम, और 10⁻³ को क्या कहा जाता है, 10⁻³ को किलो कहा जाता है, ठीक है। या जैसे आपको बताया कि 10⁻6 किसके इक्विवेलेंट होती है, 10⁻6 किसके इक्विवेलेंट होती है, मेगा के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। 10⁻³ किसके इक्विवेलेंट होती है, मिली के। 10⁻6 माइक्रो के, ठीक है। -9 नैनो के, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें तुम लोग पहले देख चुके हो, तो ज़्यादा समझना आसान है कि हम 10 की पावर्स में चीज़ों को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई छोटी वैल्यू है लाइक 0.002, ठीक है, तो हम 002 नहीं लिखेंगे, हम उसे 0.002 नहीं लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे 2 मिली, ठीक है। तो इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका पूरा टेबल बना हुआ है कि आपके पास किस पावर को क्या कहा जाता है, ठीक है। 10⁻12 को टेरा कहा जाता है, 10⁻9 को गीगा कहा जाता है, 6 को मेगा, एंड सो ऑन। ये पूरे आपको अंदाज़ा है, ये आपने पढ़ी हुई है ये चीज़ें, तो आपको पता है कि इसको किस पावर को क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसके सिंबल्स भी हैं, ठीक है। जैसे टेरा को टी से रिप्रेजेंट, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, गीगा को कैपिटल जी से, मेगा को कैपिटल एम से, माइक्रो को मिली को कैपिटल मिली को स्मॉल एम से, ठीक है। और माइक्रो को स्मॉल यू से या म्यू से कहते हैं, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। नैनो को स्मॉल पी से, और पिको को स्मॉल पी से डोनेट किया जाता है, स्मॉल एन और स्मॉल पी से। तो इस तरीके से जो है आपके पास अलग अलग उससे डिनोट करते हैं हम, अलग अलग सिंबल से, मेगा गीगा, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। किलो को एक स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, सो ऑन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हम अब जो ऊपर पढ़ रहे थे दैट वाज मैकेनिकल यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल यूनिट आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल यूनिट में बेसिक यूनिट्स कौन से हैं कि भाई हम इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए क्या यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जो यूनिट यूज़ होता है दैट इज़ कूलम, ठीक है। उसके बाद करंट के लिए क्या यूनिट यूज़ होता है, एज यू ऑल नो करंट के लिए यूज़ होता है एम्पियर्स, ठीक है। रेजिस्टेंस के लिए क्या यूज़ होता है, रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है ओहम, ठीक है। और आपके पास वोल्टेजेस या ईएमएफ के लिए क्या यूज़ होता है, आपके पास वोल्ट यूज़ होता है, VOLT वोल्ट यूज़ होता है, सही है। और क्या डिस्कस किया है भाई, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेजेस मैंने बता दिया, ये सारी एक चीज़ों के नाम है। कंडक्टेंस के लिए आपके पास G यूज़ होता है, कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसके लिए G यूज़
कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और कंडक्टेंस के लिए जो यूनिट यूज होता है दैट इज सीमेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को जैसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए यूनिट यूज होता है दैट इज ओहम, ठीक है। और इसका कंडक्टर्स के लिए क्या यूज होता है, सीमेंस यूज होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स, या फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए आपके पास जो स्टैंडर्ड यूनिट यूज होता है दैट इज वेबर, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी के लिए क्या यूनिट यूज होता है, टेस्ला, ठीक है। इंडक्टेंस के लिए हेनरी एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें से काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई भी हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी, उसके बाद टेम्परेचर के यूनिट्स आ जाते हैं। टेम्परेचर के लिए हम 3 स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, केल्विन और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ठीक है। आपको पता है केल्विन 3 तरीके के सिस्टम यूज़ होते हैं, उसके कन्वर्जन्स के फॉर्मूले भी हम पढ़ के आए हैं, हमने 9 मैट्रिक में इंटर में पढ़े कि क्या उसके कन्वर्जन के फॉर्मूला आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड आपके पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल में जब भी जहाँ भी मैं न्यूमेरिकल्स दूँ, एक बात याद रखना, न्यूमेरिकल्स में जो स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज होते हैं, उसी में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर सपोज अभी आप एग्जांपल देखोगे कि भाई आपको जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसी में आंसर देने हैं, ठीक है। आपको क्या कहते हैं, जैसे हम फॉर सपोज किसी चीज़ की जो है वो किसी चीज़ का डिस्टेंस बता रहे हैं, तो हम उसे किलोमीटर्स में नहीं बताएंगे, हम उसे मीटर्स में बताएंगे कि ये इतने किलोमीटर्स है, ठीक है। हम उसे मिलीमीटर्स में नहीं बताएंगे, हमें एक्चुअल यूनिट ही उसका स्टैंडर्ड जो है उसी के हिसाब से आंसर शो करना होगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात याद रखना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल दी हुई है, उसको देखते हैं, ठीक है। A bar magnet with a 1-inch square cross section is said to have a total magnetic flux of 500 Maxwell, ठीक है। Determine the flux density in Tesla, ठीक है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, जिसका एरिया 1 इंच स्क्वायर दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और उसमें जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना है, 500 मैक्सवेल है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आपको उसका फ्लक्स डेंसिटी बतानी है, फ्लक्स डेंसिटी बतानी है आपको इन टेस्ला, ठीक है। अच्छा, अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे कि आपके जो पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो मैक्सवेल नहीं होता, वो वेबर होता है, ठीक है। क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है वो किस पे यूनिट में दिया हुआ है, हमारे पास वो मैक्सवेल में दिया हुआ है। इसका मतलब मुझे अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो मुझे इसे टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम किस तरीके से, इसे वेबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस कन्वर्जन के लिए हमें 10⁻⁸ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। मैक्सवेल को वेबर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, ये हमें ऐसा पता चलेगा कि आपके बुक के एंड में एक अपेंडिक्स 1 दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें सारी कन्वर्जन दी हुई है कि कौन सी यूनिट को किस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप उस अपेंडिक्स के थ्रू आप अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकाल सकते हो कि भाई मुझे अगर मैक्सवेल से वेबर में कन्वर्ट करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है या किससे डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह एरिया को फिर इंच स्क्वायर था तो हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2.54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², ठीक है। तो हमने इससे मल्टीप्लाई किया। ये भी हमें उसी अपेंडिक्स से पता चलेगा कि एरिया को इंच से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। फिर फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ किया, दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाई ए। आपने ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स रखा, नीचे एरिया रखा और आपके पास आंसर में फ्लक्स डेंसिटी आ गई, दैट इज 7.75 मिली टेस्ला, ठीक है। आसान सा था, कोई इतना मुश्किल नहीं था, आसान सा फॉर्मूला था, आसान से कन्वर्जन थी, ठीक है। और ये अगेन मैं बता रही हूँ कन्वर्जन किससे करते हैं, ये आपके पास अपेंडिक्स में लिखा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो जल्दी से, उससे पहले ये सेशन एंड हो।